नमस्कार दोस्तों, द के एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। एमएसएन कार्डियोलॉजी एंड ब्लड एमसीक्यू पर आज डिस्कस करने वाले हैं। आपकी नर्सिंग ऑफिसर की एग्जाम जो आ रही है उसमें आप प्रिपरेशन कर रहे होगे और ज़्यादा प्रिपरेशन करिए ताकि आप सिलेक्शन लिस्ट में आ जाइए। चलो क्वेश्चन 1 शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, नॉर्मल एचबी रेंज इन अडल्ट इज 8 to 10 mg per dl, 10 to 12 mg per gram per dl, 12 to 16 ग्राम पर dl, 14 to 18 ग्राम पर dl। तो इनमें से कौन सा सही आंसर होगा? 8 से 10 तो आएगा नहीं, 10 से 12 नहीं आएगा, 12 से 16 आएगा या 14 से 18 आएगा। तो यहाँ से सही आंसर है अडल्ट में 12 से 16 ग्राम पर dl एचबी रेंज नॉर्मल होना चाहिए अडल्ट में, याद रखिएगा, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन है, after the transfusion of 1 unit whole blood expected increase in hemoglobin level is, after the transmission of 1 unit whole blood expected increase the hemoglobin level is, इसमें से कौन सा 0.1 ग्राम, 1 ग्राम परसेंटेज, 1.5 या 2 ग्राम? तो इसमें सही आंसर है 1 ग्राम। दोस्तों ये भी याद रखिएगा, ये 1 मार्क्स के एमसीक्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। नॉर्मल हिमेटोक्रिट वैल्यू इन मेल इज, कितनी वैल्यू होती है मेल में हिमेटोक्रिट की? 10 से 24%, 20 से 34%, 30 से 48% या 40 से 54%? सही आंसर है 10 to 24%, ये भी याद रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्लड विदाउट ब्लड सेल। ये तो आपको पता ही होगा, ब्लड विदाउट ब्लड सेल उसको क्या कहा जाता है? सीरम कहा जाता है, या बी प्लाज्मा प्रोटीन कहा जाता है, सी प्लाज्मा कहा जाता है, या डी कोagulation फैक्टर कहा जाता है। ब्लड विदाउट ब्लड सेल, जिस ब्लड में ब्लड सेल ही ना हो, ऐसा ब्लड, ऐसा पूछा गया है, तो उसे प्लाज्मा कहते हैं, प्लाज्मा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पार्ट ऑफ द ब्लड विदाउट सेल एंड प्रोटीन इज नोन एज, जिस ब्लड में सेल ना हो और प्रोटीन ना हो उसको क्या कहा जाता है? सीरम, प्लाज्मा, सी ब्लड या डी इनमें से कुछ भी नहीं। ब्लड तो कहा नहीं जा सकता, प्लाज्मा भी नहीं आएगा क्योंकि प्लाज्मा हमने आगे देख लिया, तो आंसर आएगा सीरम। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज, विच अमंग द फॉलोइंग रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन, आरबीसी के जो प्रोडक्शन है उसके लिए इनमें से कौन सा जरूरी है? विटामिन ए, फॉलिक एसिड, विटामिन डी या विटामिन ई? देखिए इन सभी में फॉलिक एसिड है, वो आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी है, तो आंसर फॉलिक एसिड रहेगा, ये भी आप याद रखिएगा। ब्लड कोagulation रिक्वायर्स, ब्लड जो कोagulation होता है तो उसके लिए क्या जरूरी है? विटामिन के जरूरी है, कैल्शियम जरूरी है, या सी पोटेशियम जरूरी है, या डी ऑल ऑफ द अबव? ये सारे जरूरी है। देखो दोस्तों, ब्लड कोagulation के लिए विटामिन के सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ ही कैल्शियम और पोटेशियम भी जरूरी है, तो आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है हमारा, विटामिन रिक्वायर फॉर मेंटेनिंग ब्लड सर्कुलेशन एंड कोagulation इज, विटामिन रिक्वायर फॉर मेंटेनिंग ब्लड सर्कुलेशन, जो ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन करता हो ऐसा विटामिन कौन सा है और कोagulation में भी उसका रोल हो? तो विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन के है, या फिर विटामिन ई, ए डी ई के ई, उनमें से कौन सा जो सर्कुलेशन और कोagulation में रोल करता है? तो क्या है? विटामिन के। याद रखिए, कोagulation और सर्कुलेशन जो आए, जिसमें ब्लड में कोagulation और सर्कुलेशन आए वहां विटामिन के ही होगा, इसलिए बेबी जब बर्थ होता है तब विटामिन के उसको देते हैं। टेस्ट यूज टू फाइंड आउट विटामिन B12 डेफिशिएंसी इज, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के लिए फाइंड करने के लिए कौन सा टेस्ट है इनमें से? ए विडाल टेस्ट,
बी स्किलिंग टेस्ट, सी ऑर्टोलानी टेस्ट, ये बेनेडिक्ट टेस्ट। देखिए बेनेडिक्ट टेस्ट है वो शुगर के लिए होता है, विडाल है वो तो आपको पता ही होगा, ऑर्टोलानी, और ये आंसर रहेगा स्किलिंग टेस्ट। ये दोस्तों आपको याद ही रखना पड़ेगा कि B12 के लिए स्किलिंग टेस्ट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, टोटल सीरम प्रोटीन रेंज इज, सीरम प्रोटीन की रेंज कितनी होती है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। 4 to 6.2 mg/dl, 5.5 to 6.5, 6 to 8.2 और 7 to 9.1, इनमें से सही आंसर कौन सा है? 6 to 8.2 mg/dl। अब सी आंसर अब हमारा सही है। तो सीरम प्रोटीन रेंज 6 to 8.2 mg/dl। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंपोर्टेंस फीचर ऑफ रूमेटिक हार्ट डिजीज, इनमें से कौन सा फीचर रूमेटिक हार्ट डिजीज से संलग्न है? वाल्वुलर डिसीज है, एंजीना है, मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन है, या फिर कार्डियोमायोपैथी है? तो इनमें से सही आंसर रहेगा वाल्वुलर डिसीज है। एक वाल्व के अंदर होता है तो वाल्वुलर डिसीज है, ये एंजीना, मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन या कार्डियोमायोपैथी नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच एंजाइम इज फाउंड ओनली इन मायोकार्डियम, कौन सा एंजाइम ओनली फाउंड इन मायोकार्डियम? ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन आई, मायोग्लोबिन या लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस? तो इनमें से ट्रोपोनिन आई है वो फाउंड ओनली इन मायोकार्डियम, तो आंसर रहेगा ट्रोपोनिन आई। अगला क्वेश्चन है, द बेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर हीमोफीलिया, द बेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर हीमोफीलिया, ब्लीडिंग टाइम, क्लोटिंग टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, या फिर ऑल ऑफ द अबव? इनमें से सही आंसर क्या है दोस्तों? प्रोथ्रोम्बिन टाइम। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रोडक्शन साइट फॉर नॉन विल्ब्रांड फैक्टर इज, प्रोडक्शन साइट कहाँ से प्रोडक्शन होता है वॉन विल्ब्रांड फैक्टर? वास्कुलर एंडोथेलियम में से, प्लेटलेट से, लीवर से, या फिर आरबीसी से? तो सही आंसर है वास्कुलर एंडोथेलियम में से ये वॉन विल्ब्रांड फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं। आंसर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द ड्रग दैट इज यूज फॉर स्ट्रेस टेस्ट, जो स्ट्रेस टेस्ट के लिए कौन सी ड्रग यूज की जाती है? एट्रोपिन, एड्रेनालिन, सी है डोबुटामाइन, और डी है थेलियम। तो एट्रोपिन एड्रेनालिन तो नहीं दी जा सकती स्ट्रेस टेस्ट के लिए, और थेलियम भी नहीं, तो डोब्यूटामाइन सही आंसर है, डोब्यूटामाइन। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन एक एक मार्क्स में पूछे जाने वाले हैं और कई एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, तो ध्यान से ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हॉल्टर मॉनिटरिंग मीन्स, ये हॉल्टर मॉनिटरिंग क्या होता है? तो ए एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग, एम्बुलेटरी ईसीजी, ईसीजी मॉनिटरिंग व्हाइल स्लीपिंग, या डी अवर्ली बीपी? दोस्तों यहाँ समझने की बात है, एम्बुलेटरी का मतलब क्या होता है? जो पेशेंट चल फिर सकता है उसका एम्बुलेटरी कहा जाता है, जो चल फिर सकता है उसका बीपी मॉनिटरिंग उसको हटलर कहा जाता है। नहीं, एम्बुलेटरी ईसीजी जो चल फिर सकता है उसका ईसीजी निकालना, और सी ऑप्शन है ईसीजी जब जो पेशेंट सो रहा है तब ईसीजी निकालना, और जो हम हवरली 4 अवरली 2 अवरली बीपी चेक करते हैं उसको कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? तो सही आंसर है एम्बुलेटरी ईसीजी, मतलब जो पेशेंट चल फिर सकता है उसका ईसीजी निकालना उसको हॉल्टर मॉनिटरिंग कहा जाता है। कई बार डॉक्टर हमको कहते हैं, स्टाफ नर्स या नर्सिंग ऑफिसर को कहते हैं कि हॉल्टर मॉनिटरिंग करते रहना, तो जो चल फिर सकता है ऐसे पेशेंट का ईसीजी निकालते रहना पड़ता है। अनदर नेम फॉर कार्डियक ब्लड पूल इमेज इज, दूसरा नाम क्या है कार्डियक ब्लड पूल इमेज का? एमयूजी स्कैन, कार्डियक एमआरआई, थैलियम स्कैन, या फिर कार्डियक पेट? इनमें से ये फुल शॉर्ट फॉर्म है और दूसरा नाम पूछा गया कार्डियक ब्लड पूल
इमेज का दूसरा नाम क्या है? तो उसका सही आंसर है MUGA स्कैन, ये आंसर रहेगा। उसका फुल फॉर्म है मल्टीपल गेटेड एक्विशन। अगला क्वेश्चन है, ग्रेप जूस नीड टू बी अवॉइड इन पेशेंट गेटिंग। जो ग्रेप होती है, ग्रेप जूस, उसका किस में अवॉइड किया जा सकता है? वारफारिन ड्रग चल रही हो तब, हिपेरिन दिया हो तब, साइक्लोस्पोरिन दिया हो तब, या पेनिसिलिन दिया हो तब। यहाँ दोस्तों वारफारिन, हिपेरिन और पेनिसिलिन के साथ ग्रेप जूस को शायद दिया जा सकता है, लेकिन साइक्लोस्पोरिन के साथ अवॉइड किया जाता है। तो साइक्लोस्पोरिन हमारा सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है 19वां, ट्रांस इसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी कंबाइन अल्ट्रासोनोग्राफी विथ अदर प्रोसीजर। जो ट्रांस इसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी है, उसके साथ अल्ट्रासोनोग्राफी किस किस प्रोसीजर में की जाती है? तो ए है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, बी है एंडोस्कोपी, सी है सिग्मोइडोस्कोपी, या डी है एंडोस्कोपिक कोलानिग्राम। तो सही आंसर रहेगा एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी के साथ ये इसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी की जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हेन लिसनिंग टू हार्ट साउंड यू कैन बेस्ट हियर साउंड एट द। व्हेन लिसनिंग टू द हार्ट साउंड, जब हम हार्ट की साउंड सुनते हैं, यू कैन बेस्ट हियर साउंड एट द, कहाँ आप हार्ट की बेस्ट साउंड या अच्छी क्वालिटी के साउंड सुन सकते हो? ए बेस ऑफ द हार्ट, हार्ट के नीचे हिस्से बेस के पास, एपेक्स ऑफ हार्ट, हार्ट के ऊपरी भाग में, और सी है आर्टिक एरिया, जहां आर्ट आप गुजरती है वहां से, या फिर डी लेफ्ट ऑफ स्टर्नम, स्टर्नम के लेफ्ट साइड पर। इसका सही आंसर, जहां हमको क्लियर साउंड सुनना हो, तो वो है एपेक्स ऑफ हार्ट। एपेक्स ऑफ हार्ट, वहां क्लियर साउंड सुनाई देती है हार्ट की। दोस्तों यहाँ तक रखते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि आप इस टेस्ट की एग्जाम भी देना चाहते हो, अगर देख के, तो हमारी द एके एजुकेशन चैनल के वेबसाइट में जाकर आप एग्जाम के सेक्शन को क्लिक करके वहाँ एग्जाम के अलग अलग MCQs दिए गए हैं, वहाँ आप एग्जाम दे सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू।